हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 3। तो इसके क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले पार्ट में क्या बोलता है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। आप डे बाय डे कौन से ऐसे 3 मिनरल्स है जो यूज़ करते हो। देखो बहुत सारे मिनरल्स आप दिन प्रतिदिन यूज़ करते हैं, फिर भी उनमें से कुछ हैं जैसे कि कॉपर है, आयरन है और साल्ट है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। सेकंड है, व्हाट इज एन ओर, वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल जनरली लोकेटेड। अभी आपको बताना है कि ओर्स क्या हैं और वे कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। आपने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा था कि ओर्स कहाँ और कैसे मिलते हैं। आपको पता है कि ओर्स चट्टानों में मिलते हैं, और मेनली कौन सी चट्टानें होती हैं उनके लिए, मेटामॉर्फिक और इग्नियस चट्टानें। तो मेटामॉर्फिक कौन सी होती है, जो समय के साथ जो अपने कायांतरित हो जाते हैं उनको मेटामॉर्फिक चट्टानें बोलते हैं। और इग्नियस चट्टानें वे होती हैं जो लावे से बनती हैं, ज्वालामुखी के लावे से जो बनती हैं उनको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है। पार्ट 3 है, नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। अभी आपको नेचुरल गैस रिसोर्सेज के जो रीजन्स है, जो एरिया है, वे बताने हैं। तो आपने चैप्टर में पढ़ा है, आपको तो 2 से भी ज़्यादा वो पता है फिर भी, लेकिन आपको इसमें 2 ही बताने हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि मुंबई हाई में भी हमारा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम निकाला जाता है, जैसलमेर के लिए एरिया में, कृष्णा गोदावरी के एरिया में, और हमारा नॉर्थ ईस्ट से भी हमारा नेचुरल गैस निकाले जाते हैं। तो हम इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच सोर्सेस ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर। अभी आपको एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स सजेस्ट करना है, रूरल एरिया के लिए, कोस्टल एरिया के लिए और एरिड रीजन के लिए। रूरल एरिया के लिए आप कौन सा सजेस्ट करोगे। देखिए, आपको पता है रूरल एरिया में न तो ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे हम सोलर एनर्जी का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें बिना बाधा के वहाँ तक पहुँच सकती हैं। दूसरा, वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग नहीं है, तो वहाँ पे एयर का भी ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होगा, तो हम विंड पावर को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में भी हमारी विंड बहुत तेज़ चलती है, तो इसलिए वहाँ पे विंड एनर्जी का अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। सेकंड होता है कोस्ट पे कि हमारे हाई टाइड और लो टाइड आते रहते हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। तो ये 2 टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी को हम कोस्टल एरिया के लिए सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका एरिड रीजन। एरिड रीजन कौन सा होता है, जहाँ पे बारिश कम पड़ती है और सूखा रहता है। तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि अभी बारिश नहीं होती तो पेड़ पौधे बड़े तो होंगे नहीं, वहाँ पे तो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, आपने पढ़ा है। तो उस रीजन में हमारी यही होगी कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को हम सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। अभी आपको कोई भी 5 वेज बताने हैं जिससे कि आप अपने घर में एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो हम ऐसा काम करें कि एनर्जी को यूज़ कम करें, कम से कम यूज़ करें। वो हम कैसे कर सकते हैं, प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी एज मच एज पॉसिबल। अगर हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी नॉर्मल जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो कम यूज़ होगी। सेकंड है हमारा बायोगैस, हम कुकिंग फ्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हम बायोफ्यूल यूज़ करते हैं तो उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे उपले वगैरह होते हैं तो उनको काऊ डंग वगैरह को डाल के बायोगैस बन जाती है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग क्लॉथ्स इन सनलाइट। अगर हम कपड़ों को सनलाइट में सुखाए, नहीं कि ड्रायर में सुखा के, क्योंकि इलेक्ट्रिक ड्रायर में सुखाएंगे तो वहाँ पे हमारी बिजली की खपत होगी, लेकिन अगर हम सन में सुखाएंगे तो वहाँ पे हमारी बिजली की खपत बिल्कुल नहीं होगी और हम इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अवॉइडिंग मिस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो अपने फैंस और लाइट को स्विच ऑफ करिए, या फिर जैसे बाथरूम में गए, बाथरूम की लाइट चलती रहेगी तो उसको भी स्विच ऑफ करिए। मतलब जहाँ पे भी अनयूज्ड या कोई भी लाइट है उसको आप ऐसे ही मत रहने दीजिए और लाइट को कंजर्व करिए। नेक्स्ट आपका यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। देखिए, जब हम
खुले बर्तन में कोई भी चीज़ पकाते हैं तो वहाँ से हीट हमारी बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो चीज़ें जल्दी भी पकती हैं और हमारी गैस कम यूज़ होगी। तो इस तरह से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। देखिए पार्ट 1 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। इनमें से कौन से में जो भी है कि मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नंबर 1, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। क्या आपको पता है मिनरल्स कैसे बनते हैं? पहले ओर्स बनते हैं, ओर्स से पहले भी उसमें चट्टानों में दबे दबे रह के बहुत टाइम के बाद एक नेचुरल प्रोसेस के साथ ही हमारे मिनरल्स बनते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका, दे हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि हर एक मिनरल्स का एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, जिसका आपको जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, आयरन है, कॉपर है, बॉक्साइट है, जो भी कुछ होता है उसके अंदर, तो हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, दे हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। सॉरी ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका, दे आर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब ये कभी ख़त्म ना होने वाले हैं, लेकिन ये तो आपको गलत है, क्योंकि आपने चैप्टर में पढ़ा है ये ऐसे मिनरल्स तो जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी होगा। फिर भी हम डी को भी देख लेते हैं, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन अनइवन। आपने चैप्टर में पढ़ा और आपको पता भी है हर एक चीज़ हर जगह पे सेम नहीं मिलती, वो कहीं ना कहीं पे डिफरेंस होती है। तो ये अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किसी एरिया में ज़्यादा किसी में कम। तो आपका आंसर सी होगा इसमें। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ मेका। देखिए भी आपके आंसर है झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसमें आपका बी आएगा। ठीक है। बी मतलब कर्नाटक। कर्नाटक में आपका मेका नहीं होता, जो कि आपने मैप में भी देखा होगा, जो आपके लास्ट में हमने जो एक्सरसाइज में मैप देखा था, तो उसमें भी आपका मेका के प्रोड्यूसर स्टेट्स हमें दिखाए हुए थे। तो इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। अभी आपको बताना है लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कॉपर का संसार में। तो वो आपने आपके चैप्टर में पढ़ा है, चिली ही उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का। ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। मतलब कौन कौन सी प्रैक्टिस ऐसी हैं जो आपके किचन में एलपीजी को कंजर्व नहीं करेंगी। एक है सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट। नेक्स्ट है कुकिंग फूड इन ए प्रेशर कुकर। नेक्स्ट है कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग। और नेक्स्ट है कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। अभी देखिए डी को देखिए आप, क्या इससे आप एलपीजी का सेव कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी खाने को ओपन पैन में बनाएंगे तो वहाँ पे क्या हमारी एलपीजी ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि वहाँ से हीट बाहर निकल जाती है तो और खाना लेट पकेगा। तो इस तरह से इसका आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है। अभी क्वेश्चन 3 आता है आपका, आपको इन हर एक चीज़ों के लिए रीज़न देने हैं। ठीक है। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इन टू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम। अब देखिए हम डैम बनाते हैं तो उसके लिए हमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हैबिटेट रहती हैं, पशु पक्षियाँ, और तो और के हमारे जैसे सपोज ग्रो हमने डैम बना दिया, वहाँ पे उसके नीचे कोई मैन की कोई बस्ती है या कोई टाउन है, तो गलती से कुछ भी डैम में कभी ना कभी क्रैक आ गया, कुछ ऐसी कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो पूरे गांव को ही बहा ले जाएगी। तो इसलिए हमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को बनाना चाहिए। अभी आपका एग्जैक्ट आंसर भी ऐसे, बिल्डिंग ह्यूज डैम causes डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड वाइल्ड एनिमल लिविंग इन द एरिया। तो उस एरिया में जितने भी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचता है इस चीज़ों से। ठीक है। दीज एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स शुड बी लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग डैम। तो इस तरह के एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हमें डैम बनाने से पहले देखने चाहिए। नेक्स्ट है, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। अभी कोल माइंस के आसपास ज़्यादातर इंडस्ट्रीज क्यों होती हैं?
क्योंकि कोल माइंस हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कोल यूज़ होता है। कोल क्यों यूज़ होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एनर्जी से ही पहले हम कोल को जलाएंगे, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और फिर हमारे सारे काम उससे ही कंप्लीट होंगे, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगती हैं। अब देखिए एग्जैक्ट आंसर आपका क्या है? प्रेजेंस ऑफ कोल माइंस अराउंड इंडस्ट्रीज रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड आल्सो इंश्योर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। अभी अगर सपोज करो हम कोल माइन से दूर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वहाँ से कोल माइन से लेके अपनी इंडस्ट्रीज तक का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमें देना पड़ेगा। तो वो कम करने के लिए हम क्या है कि इंडस्ट्री को ही कोल माइन के आसपास लगा लेते हैं। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। अभी पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेट्रोलियम हमारे डे बाई डे और हर एक चीज़ में यूज़ होता है। जैसे कि कोई भी मशीनरी को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, बाइसिकल टू एन एरोप्लेन, हर एक चीज़ में पेट्रोलियम यूज़ होता है, तो इसको हम एक ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। क्योरिंग कैन बिकम ए मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न। अब देखिए क्योरिंग कैसे एक मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न हो सकती है? आफ्टर क्योरिंग पिट आर नॉट कवर्ड सो दे मे क्योज एनवायरमेंटल हजार्ड्स। देखिए क्योरिंग के बाद अगर हम जो पिट होती है उसको अगर कवर नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसमें से बहुत सारी गैसें और कुछ ऐसी चीज़ निकलेंगी जिससे कि हमारे पर्यावरण में प्रदूषण होगा और हजार्डस गैसें आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। आपको इसमें डिस्टिंग्विश करना मतलब अंतर बताना। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप चैप्टर में पढ़ चुके हो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बारे में। कन्वेंशनल वे होते हैं जो हमारे जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म यानी कि जिसको यूज़ करते जाएंगे, और नॉन कन्वेंशनल होते हैं जिसको कितना भी यूज़ करो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जैसे कि सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी। और कन्वेंशनल में आता है फॉसिल फ्यूल्स एंड फायरवुड। अभी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी देख लीजिए आप। कन्वेंशनल पावर सोर्सेज आर दोज दैट हैव बीन इन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब इसको हम परंपरागत भी बोलते हैं, जो परंपरा से हमारे चलते आ रहे हैं। क्योंकि पहले हमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में पता नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ साथ हमारे ये चीज़ें विकसित हो गई और हमें आजकल हम सोलर एनर्जी को भी कंजर्व करते हैं और टाइडल एनर्जी, हर एक तरह की एनर्जी को कंजर्व करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल हुआ। नेक्स्ट आपका बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस कौन सी होती है आपकी? बायोगैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारी बायोगैस बनती है। और नेचुरल गैस कौन सी होती है? नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड बाई प्रोडक्ट है ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट। जहाँ से पेट्रोलियम निकालते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर में हमारे पास नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है। तो पहले हम ड्रिल करके नेचुरल गैस को निकालते हैं, उसके बाद पेट्रोल को निकालते हैं। अभी देखो बायोगैस में इट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो बायोगैस आपका रिन्यूएबल है और नेचुरल गैस आपका नॉन रिन्यूएबल है। तो रिन्यूएबल है तो ये नॉन कन्वेंशनल रहेगा और ये कन्वेंशनल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। देखिए जो फेरस मेटल होता है उसमें क्या होता है हमारे? फेरस होता है, फेरस यानी कि आयरन। जिस मिनरल्स में आयरन कंटेन हो, आयरन मिला हुआ हो, उसको हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं। और जो नॉन फेरस मिनरल होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता उसको हम नॉन फेरस मिनरल्स बोलते हैं। तो जो फेरस मिनरल होते हैं वे क्या होते हैं? मैग्नेटिक। क्योंकि देखो लोहा मैग्नेट मतलब चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, लोहे को ही हम मैग्नेट बना सकते हैं, इसलिए हम उसको फेरस मेटल को, मिनरल्स या मेटल्स होते हैं तो उनको हम मैग्नेटिक भी बोलते हैं। ठीक है। और जो नॉन फेरस मेटल होते हैं वे नॉन मैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उनमें चुंबक की जो गुण होते हैं, चुंबकीय गुण, वे नहीं होते और वे नहीं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब जो फेरस मिनरल्स हैं उनके आपको एग्जांपल देने हैं तो आयरन और उसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि आयरन है उसके अंदर। और नॉन फेरस मिनरल्स में आते हैं लाइमस्टोन, जैसे कि पत्थर वगैरह होते हैं उनमें हमारे आयरन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मतलब वे मिनरल जिनके अंदर मेटल्स होता है रॉ फॉर्म में। रॉ मतलब वो होता है जो ऐसे ही खराब यानी इन द सेंस जैसे ओर्स होते हैं उस तरह से हमारे रॉ फॉर्म में पड़े रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मेटालिक मिनरल्स। मेटल्स पड़े होते हैं उनमें। नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। जिस मिनरल में
मेटल कंटेंट नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स। अभी मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल जैसे होते हैं आयरन और बॉक्साइट। आयरन और में हमारे में बहुत सारे मेटल्स होता है, उसके अंदर आयरन मेटल होता है बहुत सारे, और बॉक्साइट होता है उसमें भी। तो इस तरह से हम उसका प्रोसेस करके उसमें से अलग अलग मेटल को निकालते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेम नॉन मेटालिक मिनरल्स में आएंगे तो लाइमस्टोन आ जाएगा, जिप्सम आ जाएगा, ये आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स का है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 के। होप आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको और भी क्वेश्चन चाहिए जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, अगर वो आपको चाहिए और आपको करने हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।